दोस्तों मैंने देखा है कि आप सब बैंक में अपना करियर बनाना तो चाहते हो। आप सबका ख्वाब बैंक में जाने का, बैंकर बनने का तो है। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड होते हैं बैंकिंग टर्म्स को लेके। मैं वो टर्म बैंक के जो डेफिनिशंस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। टर्म्स का मतलब आप बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हो कि बैंक में सेगमेंट क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, बैंक रोल्स क्या होते हैं, बैंक के प्रोफाइल्स क्या होते हैं बैंक्स में, या फिर बात करूं बैंक में डेजिग्नेशंस क्या होते हैं, बैंक में ग्रेड्स क्या होते हैं। ये अलग-अलग चीजें हैं, ये बहुत कंफ्यूज करती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। इवन इस सीरीज के जरिए आपके इस सारे कंफ्यूजन को दोस्तों दूर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे बैंक्स में वर्टिकल्स क्या होते हैं, डेजिग्नेशंस क्या होते हैं और आपके जॉब रोल्स क्या होते हैं। जॉब रोल्स तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, हम फिर से थोड़ा-सा ओवरव्यू देंगे। इस तरह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 सीरीज़ बनाने की। ये हमारा सीरीज़ 1 है, जिसमें आज हम समझेंगे डेज़िग्नेशंस और डेज़िग्नेशंस या फिर ग्रेड जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स या सरकारी बैंक में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और ध्यान से समझिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल में नए हैं, बीएफएसआई अड्डा 24/7, तो आप इसको सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम यूनिक फैक्ट्स लाते रहते हैं दोस्तों, कुछ नया सोचकर, कुछ बहुत रिसर्च करके कुछ नया आपके लिए लाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अभी 2 हमारे फ्री प्रोग्राम्स भी निकले हैं और अब हम आपको और ट्रेन करने के लिए और एक्सपर्ट बनाने के लिए हम आपके लिए एक और बैच, एक और कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप हमको कहीं और देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप कहीं और देख रहे हैं किसी और चैनल पे, तो बीएफएसआई अड्डा 24/7 को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। फिर आगे समझते हैं क्या है बैंक में ये डेजिग्नेशंस और ग्रेड का पूरा सिलसिला। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आज हम समझेंगे 3 ऐसे-ऐसे शब्द अलग-अलग जो बहुत हमें कंफ्यूज करते हैं बैंक्स में। पहला होता है आपका वर्टिकल। पहला होता है वर्टिकल्स या फिर सेगमेंट, या फिर आपने सुना होगा डोमेन। दोस्तों सबसे पहले बता दूंगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं ज्यादा खराब है। राइटिंग से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, डेफिनेटली आपको आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस जो बोल रहा हूं उसको सुनना। ऑलराइट, तो यहां पे है पहला वर्टिकल्स, सेगमेंट या फिर डोमेन। दूसरा जो होता है जहां पे हमें समझ में नहीं आता, वो है प्रोफाइल्स या फिर रोल्स। प्रोफाइल यानी कि सर मैं मैनेजर हूं, मैं बैंक में मैनेजर हूं। सर मैनेजर तो हो, दैट्स फाइन, मैनेजर इज योर डेजिग्नेशन। सर मैनेजर किस चीज के हो आप? तो सर मैं लोन लोन वर्टिकल में काम करता हूं। मैं लोन वर्टिकल में काम करता हूं, मैं सेल्स में हूं। मैं लोन वर्टिकल में काम करता हूं और मेरा जो रोल है वो सेल्स का रोल है, और मेरा जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन मेरा मैनेजर का है। डेजिग्नेशन मतलब ग्रेड। आपका ग्रेड है क्या सर? आप ऑपरेशंस में हो, आप ब्रांच में काम करते हो। आप ब्रांच में एग्जैक्टली काम क्या करते हो? सर मैं ब्रांच में लोन डिपार्टमेंट में हूं। लोन डिपार्टमेंट में हूं, इसको डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको डिपार्टमेंट भी कहेंगे। आप बोल सकते हो कौन से डोमेन, कौन से सेगमेंट, कौन से डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट भी आप बोल सकते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। सर मैं ब्रांच बैंकिंग में काम करता हूं, मेरा जो है सेगमेंट वो लोन है, और डेजिग्नेशन सर मैं मैनेजर हूं। तो ये 3 अलग अलग चीज है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डेजिग्नेशन या ग्रेड किसे कहते हैं। चलिए आप इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेजिग्नेशन। तो दोस्तों डेजिग्नेशन बैंक में कैसे होता है, मैं सबसे पहले बात करूंगा ना, एक प्राइवेट बैंक से शुरू करते हैं, फिर हम जाएंगे प्राइवेट बैंक के बाद हम जाएंगे पब्लिक बैंक्स में, यानी सरकारी बैंक्स में। प्राइवेट बैंक में सबसे पहली जो डेजिग्नेशन होती है, मैं डेजिग्नेशन यानी कि ग्रेड की बात कर रहा हूं, यानी कि पोजीशन की बात कर रहा हूं। इसको ग्रेड भी कहते हैं, ग्रेड, और इसको पोजीशन भी कहते हैं। आप कौन से पोजीशन पे हो, राइट? तो सबसे पहला जो पोजीशन आता है सबसे जूनियर लेवल पे, जहां पे आप एंट्री लेवल जिसे हम बोलते हैं, तो दोस्तों एंट्री लेवल पे जो आपकी आपकी जॉब होती है बैंक में, वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव। इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑफिसर भी बोलते हैं।
आप एक प्राइवेट बैंक में अगर ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला जो आपका रोल होता है, पहला जो आपका डेजिग्नेशन होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का या फिर ऑफिसर का, या फिर इसको एसोसिएट भी कहते हैं। एसोसिएट भी कहते हैं। दोस्तों मैं ये स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं फिलहाल। प्राइवेट बैंक में डेजिग्नेशंस या ग्रेड की अगर बात करें तो सबसे पहला जो होता है एंट्री लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर या फिर एसोसिएट, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग नाम होते हैं। दूसरा सेकंड नंबर पे जो आता है, राइट, वो होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर ऑफिसर, या फिर ये होता है सीनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट। ये तीन हो गए आपके, ये सेम पोजीशन है दोस्तों, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग नाम यूज किया जाता है। तो सेकंड नंबर पे सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर ऑफिसर या फिर सीनियर एसोसिएट। तो दोस्तों लेट मी टेल यू दैट कि बहुत बार आप यहां से भी आप अपने प्राइवेट बैंक्स में ज्वाइन करते हो। एंट्री लेवल आपकी बहुत बार सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर ऑफिसर या फिर सीनियर एसोसिएट से भी होती है। अब जब आप प्रमोट होते हो, बहुत एग्जीक्यूटिव से प्रमोट होकर सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव से ही अपने करियर की शुरुआत की है, राइट। जब आप प्रमोट होते हो, जो आप इसके बाद जो आपका आता है प्रमोशन के बाद, वो आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोजीशन होती है असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन होती है। यहां पे थोड़ा थोड़ा मैं प्रमोशन के बारे में भी बताता जाऊंगा, कितने साल में प्रमोशन होता है, सैलरी भी आइडिया देता जाऊंगा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां पे अगर आपने एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है तो साल भर में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं प्राइवेट बैंक में, राइट। सीनियर एग्जीक्यूटिव आपने ज्वाइन किया है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बनने में फिर से 1 साल से 2 साल लग सकता है, राइट। असिस्टेंट मैनेजर जब आप बनते हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो असिस्टेंट मैनेजर के बाद अगर आप प्रमोशन मिलता है आपको साल 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर 2 बोला जाता है। किसी किसी बैंक्स में होता है AM1 AM2, असिस्टेंट मैनेजर 1, असिस्टेंट मैनेजर 2। और अगर सैलरी की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी क्या होती है, ये डिपेंड करता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी आपकी दोस्तों 18-20 हजार, 22 हजार से शुरू होकर 25-26 हजार इन हैंड होती है। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी भी कुछ ऐसे ही होती है, लगभग 28-30 हजार तक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी होती है, 25-26 हजार भी हो सकती है। देखो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, डिपेंड करता है बैंक पे। बहुत सारे AM होते हैं जिनकी सैलरी होती है, लाइक अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो 20 से 25 हजार सैलरी होती है एक असिस्टेंट मैनेजर की। वहीं पे असिस्टेंट मैनेजर 2 की अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 26 से 28 हजार की सैलरी होती है एक असिस्टेंट मैनेजर 2 की, राइट। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये 28 का 30-32 भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल आप देख सकते हैं। बैंक्स टू बैंक की जो HR पॉलिसी है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। हर बैंक की अलग अलग HR पॉलिसी होती है, HR पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहां पे सैलरी डिसाइड की जाती है, राइट। तो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी इन शॉर्ट अप टू 30,000 भी हो सकती है असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी। और वहीं पे जब आप असिस्टेंट मैनेजर से AM2 बनते हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर से जब आपको नेक्स्ट पोजीशन मिलती है दोस्तों, वो होती है आपकी डिप्टी मैनेजर की। आप बनते हो डिप्टी मैनेजर बनते हो, राइट। डिप्टी मैनेजर की सैलरी होती है अप टू 40,000, 40,000 या फिर 45,000। ये डिपेंड करता है आपकी लास्ट सैलरी पे भी। कहीं कहीं DM की सैलरी 50,000 तक भी हो सकती है, 50,000 तक की भी DM की सैलरी, डिप्टी मैनेजर की सैलरी 50,000 तक की भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में होती है। अब आगे बात करेंगे, डिप्टी मैनेजर से आपको जो प्रमोशन मिलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब आप मैनेजर बनते हो, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन जो होती है आपकी मैनेजर की है, मैनेजर की सैलरी। अब यहां से सैलरी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सैलरी यहां से आपकी लास्ट सैलरी क्या है उस पर डिपेंड करती है और HR पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो सैलरी यहां से मैनेजर की 50,000 से शुरू हो जाती है, लेकर 70-80 हजार तक होती है, 70-80 हजार पर मंथ तक की आपकी सैलरी होती है, राइट। देखो दोस्तों सैलरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैं यहां पे बता रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला कि असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 25 होती है तो 25 ही होती है, नहीं, ये 24 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है। मैंने इसलिए यहां पे एक ब्रैकेट दिया है, 30 मैक्सिमम होती है, लगभग 30 तक होती है,
राइट। डीएम की सैलरी 40, 50, 45, 50 हो सकती है, शायद 55 भी हो सकती है। तो सैलरी का बहुत ब्रैकेट बहुत बड़ा होता है, राइट। वहीं पे अगर मैनेजर की बात करें 50,000 से लेके 80,000 तक का ब्रैकेट होता है मैनेजर की सैलरी में। और डिप्टी मैनेजर से मैनेजर बनने में आपको लग जाता है दोस्तों 2 साल से लेके आप 5 साल तक लग जाता है। लोग नहीं बन पाते, टाइम लगता है, आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है, इसलिए मिनिमम टू मैक्सिमम आपको एक रेंज टाइम पीरियड भी लेके चलना होता है। जब आप मैनेजर बनते हो, मैनेजर के बाद आपको लगता है फिर से वही 2 साल से 4 साल या 5 साल आपको लगेगा जब आप बनोगे सीनियर मैनेजर। अब आप बनोगे सीनियर मैनेजर। तो दोस्तों सीनियर मैनेजर को बहुत जगह कंपनीज में, बहुत जगह बैंक्स में बोलते हैं चीफ मैनेजर, बहुत कंपनीज में बोलते हैं चीफ मैनेजर। और चीफ मैनेजर की सैलरी जो होती है ये भी 50-60 हजार से शुरू होके 1 लाख तक सैलरी चली जाती है, जा सकती है, मैं बोल सकता हूं। सीनियर मैनेजर की सैलरी करीब करीब 60 हजार, 70 हजार, 50 हजार से लेके लाख, 1.25 लाख तक भी जाती है। किसी किसी, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, डिपेंड करता है आपकी लास्ट सैलरी पे। ये 1-1.25 लाख तक भी ये सैलरी जा सकती है, पॉसिबिलिटीज अभी भी है। सीनियर मैनेजर की सैलरी में इतना होता है, लाख, 1.25 लाख, 90,000, 80,000, जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो 80-90 हजार की 1 लाख तक की सैलरी होती है सीनियर मैनेजर की। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब आप सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, सीनियर मैनेजर के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आपको जो पोजीशन मिलती है दोस्तों वो होता है डिसीजन मेकिंग रोल। वो बड़ी पोजीशंस होती है, डिसीजन मेकिंग रोल्स होते हैं। आप एक एक डिपार्टमेंट के हेड बन जाएंगे, आप एक एक वर्टिकल के हेड हो जाएंगे। आपकी जो पोजीशन होगी, जो डेजिग्नेशन होगा, वो होगा अब आपका एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये दोस्तों डिसीजन मेकिंग रोल होता है। अब इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी भी 80,000 से लेके 1.5 लाख या 1.25 लाख, राइट, तक हो सकती है। 1.5 लाख, 1.25 लाख तक हो सकती है। 80,000 से लेके 1.5 लाख, 1.25 लाख तक की इनकी सैलरी हो सकती है। एक कॉमन सैलरी बात करूं तो लाख, 1.25 लाख कॉमन सैलरी होती है इनकी। जैसे सीनियर मैनेजर में कॉमन सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख है, वैसे ही एवीपी में इनकी सैलरी होती है कॉमन सैलरी लाख, 1.25 लाख कॉमन सैलरी है। ये बहुत सारे बैंक्स देते हैं, राइट। मैं ये इतना ब्रैकेट क्यों दे रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूं, बहुत सारे बैंक बहुत नए बैंक्स होते हैं, स्मॉल बैंक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट। तो पेमेंट बैंक्स, उनमें जो सैलरीज होती है वो थोड़ा सा रेंज कम होता है, करेक्ट। तो क्योंकि उनका बिजनेस ऑपरेशंस जो है, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ा अलग है, यही एक रीजन है। तो एवीपी एक बड़ी पोजीशन होती है, डिसीजन मेकिंग रोल होता है, एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। अब यहां से जब आप प्रमोट होगे आगे तो आपको लग जाएगा सेम, आपको उतना ही लगेगा, 2 साल, 4 साल या 5 साल, इससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 4 साल लगता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी के बाद आता है, एवीपी के बाद दोस्तों आएगा आपका डीवीपी, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। अब इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी मैं बोलूंगा 1 लाख से 2 लाख, या हो सकता है 2 लाख से भी ज्यादा। 1 लाख से 2 लाख हो सकता है, 2 लाख से भी ज्यादा, ऑब्वियसली कोई इसमें दो राय नहीं है। 2 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इसकी भी है। डिपेंड करता है आप क्या देखते हो, क्या कौन से वर्टिकल में हो, कौन से बैंक में हो, और क्या आपकी एग्जैक्टली आपका लाइक लास्ट सैलरी पैकेज क्या था, उस पर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब डीवीपी से, बहुत कंपनीज में डीवीपी 2 भी होती है, राइट। अब डीवीपी से दोस्तों सबसे बड़ी पोजीशन यहां पे आती है, जो कि होता है वीपी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी या फिर एवीपी लेवल से सैलरी एनालाइज करना, सैलरी इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है। इनकी वीपी की सैलरी दोस्तों 2 लाख प्लस होती है। इनकी सैलरी, इनकी 2 लाख प्लस होती है। ये 4 लाख भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनकी सैलरी कुछ भी हो सकती है। अब वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अब यहां पे अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप यहां पे बनते हो कंपनी के चेयरमैन टाइप, कुछ आपकी पोजीशन होगी, चेयरमैन हो गया, या फिर दोस्तों आपकी होती है एमडी, आपकी पोजीशन होगी यहां पे सीईओ लेवल पे, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है ये एग्जैक्टली।
बहुत सारी कंपनीज में ये जो है, बहुत सारी कंपनीज में दोस्तों क्या होता है, फाउंडर, सीईओ, एमडी, चेयरमैन सब एक ही आदमी होता है। बहुत सारी कंपनीज में ये सब एक ही आदमी होते हैं, एक ही पर्टिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अंकुर इंटरनेशनल बैंक, अंकुर इंटरनेशनल बैंक के फाउंडर कौन है, अंकुर गोस्वामी, एग्जांपल ले लो। तो सीईओ कौन है, अंकुर गोस्वामी, एमडी कौन है, अंकुर गोस्वामी, चेयरमैन भी अंकुर गोस्वामी है। तो एक एक पर्सनालिटी इतनी सारे पोजीशंस होल्ड कर सकता है, राइट। लेकिन अब समझना, ये सीईओ क्या होता है। सीईओ आपने सुना है, देखो यार, वाइस प्रेसिडेंट तक काम खत्म, 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना इनकी सैलरी होती है। अब इनकी सैलरी अगर इनकी 2-4 लाख है तो इनकी तो और ज्यादा होगी, इनकी और ज्यादा होगी, राइट। ये मैं फिर बोल रहा हूं, सैलरी प्राइवेट बैंक्स में यू कैन नॉट assume your salary in private banks, in private industry, salary is very like चेंजेबल। ये बहुत जल्दी चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, डिपेंड्स ऑन द रोल, डिपेंड्स ऑन द कितना चीज आप हैंडल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो सैलरी मैंने एक एस्टिमेशन आइडिया दिया है। ये सैलरी, आप ये मत बोलना सर आपने गलत सैलरी बताई है, ये गलत नहीं है, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज मैंने सैलरी बताई, एक ब्रैकेट बताया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आप समझते हैं सीईओ, सीईओ के बारे में समझते हैं। दोस्तों सीईओ का मतलब क्या होता है, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का काम क्या होता है, सीईओ का काम होता है जितने भी बैंक में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बैंक में जितने भी वर्टिकल हैं, जितने भी अलग अलग रोल हैं, उन सबको अच्छे से, वो सारे प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये काम कौन देखता है, सीईओ देखता है। सीईओ का सिंपल सा काम है कि जितने भी कंपनीज में, जितने भी बैंक्स में, कंपनीज में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी वर्टिकल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो प्रोसेस चल रहे हैं, उनमें जो काम हो रहा है, वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये सीईओ का काम होता है, राइट। तो सीईओ इज गुड पोजीशन, इज बेटर पोजीशन। अब समझना, अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक में खाली आपको, बैंक में अकाउंट्स पता है, ब्रांच पता है, सेल्स पता है, ऑपरेशन पता है, बैकएंड पता है, काम खत्म, आपको इतना ही पता है, ऐसा नहीं होता। बैंक में बहुत सारी चीजें होती है। बैंक में दोस्तों टेक्नोलॉजी होती है, टेक टीम होती है बैंक में लीगल टीम भी होती है बैंक में, राइट। बैंक में आपकी स्ट्रैटेजी टीम होती है, बैंक में आपकी स्ट्रैटेजी टीम होती है, बैंक में आपके डेटा की टीम होगी, जो डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और आपके कंप्यूटर विजन, एआई, एमएल पे काम करते होंगे। बैंक में आपके प्रोडक्ट टीम भी होती है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, प्रोडक्ट को पूरा मैनेज करने का इनका काम होता है, राइट। और आपके मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट टीम भी होगी, बहुत सारे टीम, ऑपरेशंस टीम होती है प्रॉपर, ब्रांच ऑपरेशंस, रिटेल बैंक, मतलब बहुत सारे अलग अलग टीम होती है बैंक में भी। तो हर टीम का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक वर्टिकल का कौन होता है, एक हेड होता है, जैसे हम वर्टिकल हेड बोलते हैं, एक वर्टिकल हेड होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी है, अब एक टेक्नोलॉजी का भी हेड होगा, टेक्नोलॉजी का एक हेड होगा, राइट, एक टेक्नोलॉजी हेड होगा, राइट। तो एक तरह का जो पूरी टेक्नोलॉजी को देखता है, पूरी टेक्नोलॉजी का देखभाल करेगा, कि उस वर्टिकल में एक वर्टिकल हेड होगा, वर्टिकल हेड के भी ऊपर एक आदमी आएगा, वर्टिकल हेड के ऊपर भी एक आदमी आएगा। जैसे मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, आईटी की, तो आईटी का जो हेड होगा दोस्तों, वो कहलाएगा क्या, अगर जैसे कोई टेक्नोलॉजी और आईटी पूरा देखता है, वो सीटीओ कहलाएगा, चीफ टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। या फिर लीगल की बात करें तो जो जो लीगल को, पूरे लीगल टीम को देखता है, पूरा लीगल टीम को हेड करता है, उसको चीफ रहता है, तो चीफ लीगल ऑफिसर। वैसे ही आपको अगर प्रोडक्ट की बात करें तो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। आपने फाइनेंस की बात किया, देखो फिर से बोल रहा हूं, ये सीईओ है, ये है क्या, सबका देखरेख करने वाला। अब इसके अंडर कौन आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये फाइनेंस देखता है। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर प्रोडक्ट देखता है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये चीफ टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह देखते हैं। चीफ लीगल ऑफिसर। तो इस तरह आपके बहुत सारे अलग अलग टीम होगी, वर्टिकल होगा, उनके ऑफिसर्स होते हैं, चीफ लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं। अब इन सब का काम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपार्टमेंट वाइज तो ये सब देखेंगे, और ओवरऑल कौन देखेगा, सीईओ देखेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखेगा। तो सीईओ, ये जितने भी लोग हैं, ये सब सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, ऑलराइट।
नेक्स्ट ये हो गया आपका CFO CEO समझ में आ गया। अब दोस्तों जितने भी अलग अलग आपके डिविजन्स होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, जैसे मान लो आपका एक बिजनेस चल रहा है, एक यानी कि एक बैंक है, बैंक का एक बिजनेस इंडिया में है, जरूरी तो नहीं है कि इंडिया के बाहर ना हो सकता है कि इसका यूएस में भी हो, इसका यूके में भी हो, इसका यूएई में भी हो, राइट, इसका आपका कहीं और गल्फ कंट्री में भी हो सकता है, किसी ना किसी गल्फ कंट्रीज में भी इसका बिजनेस हो सकता है। तो ये अलग अलग बिजनेस को मैनेज करने के लिए, क्या अलग अलग बिजनेस को, बैंक या कंपनी के अलग अलग बिजनेस को दोस्तों मैनेज करने के लिए कौन होता है? डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अलग अलग जोन को, अलग अलग डिवीजन को, अलग अलग कंट्री को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टर होंगे। आपने सुना होगा सर मैं कंट्री हेड हूं, मैं कंट्री हेड हूं, आपने कंट्री हेड सुना होगा। ये कंट्री हेड क्या करता है? ये इंडिया लेवल पे पूरा हेड करता है अपने बिजनेस को। उसी तरह यूएस लेवल पे एक होगा, यूके पे एक होगा। ये क्या है? डायरेक्टर है। ये सब डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर की पोजीशन मिली है इनको। एक डायरेक्टर हो गया, एक कंपनी के मल्टीपल डायरेक्टर हो सकते हैं, करेक्ट। एक कंपनी के मल्टीपल डायरेक्टर हो सकते हैं। अब इन डायरेक्टर को जो मैनेज करता है वही कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। इन डायरेक्टर्स को जो मैनेज करता है वही कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जो अलग अलग डायरेक्टर का मतलब जो अलग अलग बिजनेस एक जोन में एक डायरेक्शन या एक पार्ट का जो पूरा बिजनेस मैनेज करता है वो डायरेक्टर होगा। और डायरेक्टर बहुत कंपनीज में दोस्तों, ये बैंक की मैं बात कर रहा हूं, बहुत कंपनीज में डायरेक्टर मतलब फाउंडर को भी डायरेक्टर बोला जाता है, राइट। बट यहां पे डायरेक्टर का मतलब एग्जैक्टली वो है जो एक पर्टिकुलर पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। जो बिजनेस को मैनेज करता है वो डायरेक्टर कहलाता है। सिंपल सी बात है, राइट। तो इन डायरेक्टर को जो मैनेज करेगा वो कौन कहलाएगा? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये पूरी पोजीशन होती है, ठीक है। तो जो आपके प्रेसिडेंट या वीपी लेवल पे होते हैं लोग, वीपी लेवल से ऊपर होते हैं, तो उनको कंपनी का शेयर्स भी मिलता है। देखो ये डिपेंड करता है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हो सकता है वीपी एवीपी लेवल पे भी मिलता हो, राइट। लेकिन एक कंपनी बैंक के ये जो पोजीशंस होते हैं, ये टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं। डायरेक्टर पोजीशंस, वीपी लेवल, वीपी के ऊपर तो टॉप मोस्ट पोजीशंस हो गए, नॉच, टॉप नॉच पोजीशंस इन द बैंक, इन द कंपनी। सो दोस्तों ये थी हमारी पूरी प्राइवेट बैंक्स की जो हायरार्की इसको बोलते हैं। प्राइवेट बैंक्स की पूरी हायरार्की थी ये जो मैंने अभी बताई आप सबको, राइट। गवर्नमेंट बैंक में भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है, सिर्फ और सिर्फ नाम में चेंजेस है। टाइम और सैलरी, टाइम तो वही होता है, सैलरी में भी थोड़ा 19-20 चेंजेस होते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। यहां पे कोई चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं करना। आप दोस्तों क्या होता है ना, सरकारी बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो, सरकारी बैंक में जब ज्वाइन करते हो आपको पता है क्लर्क लेवल से ज्वाइन करते हो। आपने क्लर्क से ज्वाइन किया, क्लर्क के बाद आपको क्या मिलेगा? क्लर्क आप 4 साल 6 साल क्लर्क बनते हो, तब जाके आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन मिलती है, ठीक है। ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको। आप सबको पता है कि आप सबको पता है दोस्तों कि जब आप सरकारी बैंक की तैयारी करते हो तो उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलता है, पीओ और क्लर्क। क्या मिलता है? गवर्नमेंट बैंक्स में आपको मिलता है, एक पीओ मिलेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक पीओ मिलेगा जो कि होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, राइट। एक आपको मिलता है दोस्तों आपको क्लर्क, एक क्लर्क मिलेगा। अब ये पीओ क्या होता है? पीओ का मतलब जैसे क्लर्क समझते हैं पहले, क्लर्क का मतलब होता है ये पोजीशन होगी, जैसे आपने सुना होगा चलती भाषा में कि भाई ये तो बाबू है बैंक में या किसी सरकारी दफ्तर में बाबू है, बाबू काम। तो बाबू जो है ना यही क्लर्क है, राइट। अब ये क्लर्क आप ये 4 साल 6 साल 8 साल, कभी कभी 8 साल भी हो जाता है, 4 साल 6 साल, इतना करने के बाद तब आप यहां पे क्या बनते हो? असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। असिस्टेंट मैनेजर बनते हो सरकारी बैंक में। अब अगर आप पीओ ज्वाइन करते हो, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो, राइट, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आपने ज्वाइन किया दोस्तों, तो आप यानी कि 1 साल या 2 साल आपका जो टाइम होगा, जो आपका टाइम होगा वो प्रोबेशन पीरियड कहलाएगा। 1 साल या 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है दोस्तों, 1 साल या 2 साल के बाद, तब आपको पोजीशन मिलती है असिस्टेंट मैनेजर की।
तब आपको पोजीशन मिलती है असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पीओ, प्रोबेशन 1 साल या 2 साल के बाद आपको डिप्टी मैनेजर बना दिया जाए, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन आपको पीओ के बाद, प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है, आपकी पोजीशन होती है असिस्टेंट मैनेजर। ऑलराइट, वहीं पे फिर से वही 2 से 4 साल आपने लगा लिया, 2 से 4 साल, 6 साल भी हो सकता है, फिर आपका डिप्टी मैनेजर, फिर वही आपका डिप्टी मैनेजर होगा, फिर 4 से 6 साल, 2 से 6 साल लगा दो आप, फिर आप मैनेजर बनोगे। मैनेजर के बाद आप बनोगे सीनियर मैनेजर। दोस्तों सीनियर मैनेजर के बाद, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि सीनियर मैनेजर के बाद आप बनते हो क्या, आप बनते हो सीनियर मैनेजर के बाद एवीपी। आप सीनियर मैनेजर के बाद एवीपी बनते हो, लेकिन यहां पे आप बनोगे सीनियर मैनेजर के बाद क्या, एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बस यही डिफरेंस है। उसके बाद जैसे वहां पे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट था, वैसे यहां पे डिप्टी जनरल मैनेजर होगा। जैसे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट था, वैसे यहां पे जनरल मैनेजर होगा। तो ये पूरे आपके डेजिग्नेशंस होते हैं सरकारी बैंक्स के। एंड सैलरी की बात करूं, हाँ, प्राइवेट बैंक्स में जो सैलरी है वो लिमिटेड नहीं है। आपको करोड़ों का पैकेज भी मिलता है बैंक्स में, प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट बैंक्स में करोड़ों का पैकेज भी मिलता है, शेयर्स भी मिलता है, प्रॉफिट्स अलग से मिलते हैं। एक टॉप नॉच पोजीशन पे जाने के बाद करोड़ों का पैकेज भी मिलता है, राइट। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं, यहां पे करोड़ों के पैकेज की बात करी जाए तो दोस्तों 2017-18 में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था। 2017-18 में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक की सैलरी, एसबीआई की जो आपके जो चेयरमैन थी, एसबीआई की जो चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य, इनकी सैलरी दोस्तों, इनकी सैलरी और एचडीएफसी बैंक के जो थे आदित्य पुरी, इन दोनों की सैलरी का कंपैरिजन हुआ था। आदित्य पुरी और एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, 2017-18 में इन दोनों की सैलरी का एक प्रॉपर कंपैरिजन हुआ था। अरुंधति जी का जो सैलरी थी वो थी 56 लाख रुपए पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में इनकी सैलरी 56 लाख रुपए थी। वहीं पे एनी गेस, हालांकि आप लोग कमेंट में तो मैं बता भी दूंगा, आपको पता है आपको आदित्य पुरी की सैलरी कितनी थी? अगर मैं बात करूं 2017-18 के एचडीएफसी बैंक के थे आदित्य पुरी, इनकी सैलरी जो कैलकुलेट हुई थी वो हुई थी एक साल की 10 करोड़ रुपए पर एनम। ह्यूज डिफरेंस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बैंक्स में, लाइक प्राइवेट और सरकारी बैंक में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिटेबल रेशियो बहुत ज्यादा है। प्राइवेट बैंक्स में अपने अकॉर्डिंग काम करना, ऑब्वियसली आरबीआई की पॉलिसी और आरबीआई के रूल्स तो फॉलो करने ही है, लेकिन अपने भी कुछ अपने सिस्टम और अपने भी नीतियां और पॉलिसीज निकाली जाती है, बैंक्स निकालती है डेफिनेटली। एंड प्रॉफिट अच्छा होता है, इसलिए सैलरी बहुत ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में देखो, नो डाउट स्टार्टिंग में आपको सैलरी में इश्यूज आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगलिंग होगी, लेकिन आप जितने स्किल्ड हो गए, आप जितना चीज सीखोगे जल्द से जल्द, उतना जल्दी से आप तेजी से ग्रो कर पाओगे प्राइवेट बैंक्स में। ये एक प्लस पॉइंट है। आपने शुरुआत आपको करोगे 17, 18, 20, 22 हजार से आपको शुरुआत करना होता है प्राइवेट बैंक्स में, राइट। फिर वो धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी दोस्तों। हर चीज प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हो तो जल्द से जल्द आप लाखों रुपए की सैलरी में पहुंच सकते हो। ये प्रूवन चीजें हैं, लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। और अगर वहीं सरकारी बैंक में, हाँ, सरकारी बैंक में सेफ है, सिक्योर है, अच्छा है। अगर आप क्लर्क को नहीं बोलूंगा, क्लर्क की सैलरी भी आपकी होती है दोस्तों 20, 22, 25, 28 हजार होती है सैलरी स्टार्टिंग की क्लर्क की। वहीं पे अगर पीओ की बात करूं तो पीओ की सैलरी 50, 55 हजार से शुरू हो जाती है। और अगर एसबीआई पीओ की बात करूं तो लाख, सवा लाख तक एसबीआई की मैक्सिमम सैलरी होती है। और वो सैलरी आपकी 50 से शुरू तो हो रही है, लेकिन आपकी एंड जो हो जाती है, यानी कि आपकी सैलरी 1.5, 2, 2.5 लाख तक सीमित रहती है, और वो भी टॉप नॉच पोजीशन पे। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है कि प्राइवेट बैंक्स में अगर आप बहुत स्किल्ड पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी आपको ग्रोथ भी मिलेगा और आप जल्दी से आप अच्छी सैलरी भी पा सकते हो। वहीं पे गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ा सा एक है कि गवर्नमेंट बैंक्स में ग्रोथ जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद ही होता है। और प्राइवेट बैंक्स में आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया तो 1 साल में भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये दोनों डिफरेंस था। और ये है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप को पूरा एक आपने रिलेट किया होगा
और दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, राइट। मैं यहां पे किसी को भी डाउन नहीं कर रहा। प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स में दोनों में एक अपना अलग आइडेंटिटी है। आपको अपना करियर एकदम एक साथ स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे लेकिन पीओ करिए। गवर्नमेंट बैंक्स में पीओ में अपना करियर बिल्कुल बनाइए, और पीओ में जब आप जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको 50-60 हजार की सैलरी मिल जाती है, सब सारे बेनिफिट्स पर्क्स मिला के। लेकिन आपको स्किल्स पे आप काम करना है, स्किल्स सीखना है, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें करनी है, तो आप बड़ी-बड़ी चीजें मतलब आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक्स में भी रह के कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स में बस ये है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग है, साल, 1.5 साल, 2 साल स्ट्रगलिंग थोड़ी-सी होती है। सैलरी आपकी 22, 25, 28 हजार होती है, और उसके बाद आपको धीरे-धीरे आप ग्रो कर पाओगे, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। सीरीज नंबर 1 है। अब नंबर 2 में हम समझेंगे दोस्तों कि रोल्स क्या-क्या होते हैं और कितने अलग तरह के डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग हो गया, आपने होलसेल बैंकिंग सुना होगा। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली है क्या? ये हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में हम आपको समझाएंगे सारी चीजें क्या होती है। तो तब तक बस बने रहिए, स्टे ट्यून बीएफएसआई अड्डा 24/7, और आप अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ये जिंदगी बड़ी हसीन है, आपको जिंदगी मिली है, जिंदगी का पूरा भरपूर फायदा उठाइए और अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। आप जिंदगी मिली है तो डेफिनेटली इंप्रूव करिए, राइट। कोई कहता है कि आप प्रूफ करो, नहीं, नेवर प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ। ऑलराइट दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।